हेलो फ्रेंड्स। एनसीईआरटी सीरीज़ में फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन चैप्टर नंबर 5 राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जनपदों के बारे में पढ़ेंगे और प्राचीन गणराज्य कैसे होते थे, राज्य कैसे होते थे, राजा कैसे होते थे, उन सब के अकॉर्डिंग हम इसमें देखेंगे। चुनाव का दिन जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर में वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। लेकिन छोटे बच्चों को इस चुनाव वगैरह समझ आता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे कैसे समझ आया। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। जैसे 1952 के अंदर आम चुनाव स्टार्ट हुए और उससे पहले लोग कैसे शासक बनते थे। हमने अध्याय 4 में पढ़ा था कि कुछ राजा संवत जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दे दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। आपने दो कैटेगरी पढ़ी होगी, एक राजा वाली और दूसरी पुरोहित वाली। पिछले लेसन में हमने देखा है अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। ये समुद्रगुप्त के बारे में भी हम पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त ने भी करवाया था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। जैसे आपने रामायण में भी राम के द्वारा करवाया गया अश्वमेध यज्ञ देखा होगा, तो वही उसी तरीके से इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। बाघ की खाल युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था और यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों और अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी रानियों और पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे, यज्ञ करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विश्व और वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। जैसे दस्यु को आपने देखा होगा, विरोधी उसके लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन वो लोग कहते अलग भाषाएं बोलते होंगे, उनको यज्ञ में युद्धों में भाग लेने नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट है वर्ण। वर्ण क्या था। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। जैसे ये 3 ग्रंथ है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये क्या है, अन्य ग्रंथ शामिल और इसके साथ में अन्य ग्रंथ भी शामिल है। ये उत्तर वैदिक, एक होता है उत्तर वैदिक और एक होता है पूर्व। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले और जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले शिकारी और भोजन संग्राहक निर्धन थे। ये गरीब लोग थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया और उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए थे। पहला वर्ण है वो ब्राह्मणों का था। वर्ण के अकॉर्डिंग काम मिलना। उनका काम क्या था, ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना और यज्ञ करना, और उसके लिए उनको उपहार मिलते थे। पहला वर्ण हो गया ब्राह्मणों का और दूसरा वर्ण हो गया शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। और वो क्या करते थे, उनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पे आते थे विश्य या वैश्य। इसमें क्या होते, वैश्य और विश्य कौन से माने जाते थे, जिसमें किसान लोग आते थे, पशु पालने वाले आते थे या व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान किसका था, शूद्रों का। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना। किसकी सेवा करना, एक ब्राह्मणों की सेवा करना,
दूसरा क्षत्रिय की सेवा करना और तीसरा वैश्य की। और ये से शूद्र सबसे नीचा माना जाता था इनको। तो जो महिलाएं होती थी उस टाइम में और शूद्र होते थे, उनको वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो आपने महिलाओं की स्थिति भी देखी, क्या उनके अधिकार थे। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी, पुरोहितों के अकॉर्डिंग है ये बात। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ में इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने और जलाने का काम करते थे। इन लोगों के से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर भी लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी सीमित था। ये है आगे इम्पोर्टेंट जनपद। जनपद क्या था? महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर के जनपदों के राजा माने जाने लगे। जो बड़े बड़े यज्ञ करने वाले जो राजा थे, अब वो सिर्फ जनता के राजा नहीं थे, जनपदों के, उनके पास साम्राज्य भी था। जनपद का सामाजिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है? जन के बसने की जगह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद आपको दिखाई देंगे इसमें। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा। एटा के पास अतरंजी खेड़ा खुदाई से पता चला कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे, मवेशी और अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ये देखो चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौक़ों पर किया जाता था। ये मिला है वहाँ पे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। ये मिला है यहाँ पे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर, चित्रित का मतलब धूसर का मतलब धूल जैसे, और चित्रित का मतलब जिनके ऊपर चित्र बनाए गए पात्र के रूप में जाना जाता था। और इनके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है, आमतौर पर सरल रेखा और ज्यामितीय आकृतियों में है। महाजनपद। जनपद आपने देख लिया, बसने की जगह को लेकर के है। राजा लोग थे जो जन के सिर्फ स्वामी नहीं थे बल्कि जनपद के हो गए। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जैसे कुछ साम्राज्य ऐसे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत बड़े थे, उनका साम्राज्य लोगों ने काफ़ी फैला लिया था, तो वो महाजनपद की श्रेणी में आए। 16 महाजनपद हम पढ़ेंगे। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी भी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी भी की गई थी और इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें भी बनाई गई थी। ऐसा लगता था कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस अक्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे। पहले आपने लेसनों में 4 लेसन तक आपने देखा कि राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, ना ही राजा का पुत्र ही राजा होता था, ना उनके कोई ठाट बाड़ते, ना वो महलों में रहते थे। लेकिन अब जैसे ही जनपद और महाजनपद आई तब राजा सेना भी रखने लगे, क्योंकि वो अपने जो किले हैं, जो उन्होंने अपना साम्राज्य घेर के रखा है, उसकी रक्षा करने के लिए अब सेना रखने की ज़रूरत पड़ी इनको। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संबद्ध आहत सिक्कों के रूप में। सबसे पहले जो सिक्के आए उनको आहत सिक्के बोलते हैं ना, पंचमार्क। इन सिक्कों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे है इसमें देखो, हमने ये आया था जनपद, हाँ इसमें जनपद है। देखिए सबसे ऊपर है हस्तिनापुर, ये गंगा नदी के किनारे हो गया। कौशल, वैशाली, वज्जी, अंग, मगध, और उसके बाद में आ गया ये इधर उज्जैन, अवंती हो गया जैसे, और इधर फिर आ गया हमारा ये तक्षशिला हो गया, कंधार हो गया, कुरु। ये कुछ राजधानियां हैं और कुछ महाजनपद हैं। तो इनका डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। महाजनपदों की राजधानियाँ।
कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। कौन? महाजनपदों के राजा बड़े बड़े किले बनवा लेते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती होगी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। और महाजनपदों के राजा लोगों पर समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर भी वसूलने लगे। धीरे धीरे कर की भी बात आ गई। अब फसलों पर लगाए गए कर है वो सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग ही कृषक थे वहाँ पे। प्राय उपज का 1/6 वहाँ हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जा सकता था, जिसे क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। कई बार इस भाग का पूछ लिया जाता है। हम भाग का मतलब वहाँ हिस्सा सोचते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? कर है ये एक टाइप का। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि बुनकर है, वो लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। मतलब जो लोग खेती नहीं करते थे वो क्या करते थे? उन राजा लोगों के लिए एक दिन काम करके देते थे, वो एक कर के रूप में अदा करते थे अपने एक दिन की बेगार। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जो पशुपालक थे उनको क्या करना, या तो दूध दही जो भी मतलब जानवर उनके देते थे, मवेशी वगैरह, वो उनको देना पड़ता था। व्यापारियों का सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक जो शिकारी लोग थे और जो संग्राहक जो इकट्ठा करने वाले जो लोग थे, को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, जो लोग वो इकट्ठा करके लाते थे। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे? इसी क्वेश्चन का ये आया ना, इसके अंदर आंसर छुपा हुआ है। आखेटकों और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, जिस चीज़ को वो इकट्ठा करते थे। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब किसके बनने लगे? लोहे के, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। तब तक लोग क्या पशुपालन के ऊपर आधारित थे, लेकिन धीरे धीरे लोहे का आविष्कार हुआ। उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हुआ और अब लोहे के फाल बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था, और इससे फसलों की उपज भी बढ़ गई, क्योंकि जब ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ हो जाती थी, अच्छे तरीके से उसको जोत के जब बीज दिया जाता था, तो ज़मीन उपजाऊ बन गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण भी शुरू कर दिया। खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी, भूमिहीन, खेतीहर मजदूर, या जिनको कुम्हार कह सकते हैं हम, कमकार कह सकते हैं, काम करने वाले, वो लोग ही करते थे। आगे देखो, मगध का जिक्र आएगा। मगध बहुत ही शक्तिशाली जनपद था। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ, क्योंकि जब गंगा और सोन जैसी नदियों के किनारे अगर यह था, तो इसके पास क्या था? पानी की कोई कमी नहीं थी। जब कहीं भी कोई जनता रहती है तो उसको सबसे पहले पानी की ज़रूरत होती है, उसके बाद खाने के लिए ज़रूरत होती है, कृषि करने के लिए भूमि चाहिए, पानी चाहिए, सब चीज़ें वहाँ पे मिल गई। तो गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर ही बहती थी। यातायात सुगम थे वहाँ पे, जल वितरण था, और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था ये सब। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। हाथियों का जरूरत युद्ध के समय पड़ती थी। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ और रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक, बहुत ही शक्तिशाली, ये हर्यक वंश के हैं, बिंबिसार और उनका बेटा अजातशत्रु। सबसे पहले हुए बिंबिसार, फिर उनका बेटा अजातशत्रु, फिर उनका बेटा उदयन। ये तीन लोग हर्यक वंश के हुए हैं। प्राचीन हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखो तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से ही हुई है, बिंबिसार से। एक है बिंदुसार भी, लेकिन बिंदुसार है वो अशोक के फादर हैं। ये हैं बिंबिसार। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। वो नंद वंश के थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, जिसको राजगीर बोलते हैं आजकल, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो एक तो मगध आ गया आपका। मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था और इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और बाद में इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। इसकी दो राजधानियाँ रही है मगध की। मगध की राजधानियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो राजगृह, ये राजगृह, और दूसरा पाटलिपुत्र, दो राजधानी बनी है। 2300 साल से भी पहले की बात है कि मैसिडोनिया का राजा सिकंदर, कहाँ का राजा? मैसिडोनिया का। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? व्यास नदी के किनारे। जब उसने मगध की ओर कूच करना शुरू कहा
करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। व्यास नदी पे उसके जो सिपाही थे उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। वैसे एक उसका युद्ध तो हुआ था, वो तो झेलम नदी के किनारे हुआ था, लेकिन उसकी सेना ने मना किया था, वो व्यास नदी के किनारे पे किया था। वे इस बात से डर गए थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, इसलिए वो बोले हम तो युद्ध नहीं लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। किस मैसिडोनिया का राजा जो सिकंदर, जिसको आप सिकंदर महान बोलते हैं, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। आगे देखो गण शब्द का प्रयोग। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। भाग ऊपर आया, वो कर के लिए यूज होता है। गण कई सदस्यों वाले समूह के लिए, और संघ संगठन या एक सभा के लिए। अब आया है वज्जी। पहले मगध का जिक्र आया। मगध की दो राजधानियाँ, पहली राजगिरी और दूसरी पाटलिपुत्र। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था। कौन सा था दूसरा? वज्जी, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। वज्जी वैशाली, वज्जी वैशाली, ये बिहार के अंदर थी। आज भी बिहार में। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गणिया संघ कहते थे। ये शासन व्यवस्था थी जहाँ कई सदस्यों वाले समूह का शासन था। गणिया संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। हर व्यक्ति राजा। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है, मतलब मिल करके काम करना। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। स्त्रियां, दास और कमकार मतलब जो खेत में काम करने वाले लोग, वो इन चीज़ों में हिस्सा नहीं लेते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गणिया संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्जी संघ का यह वर्णन कहाँ से? दीर्घ निकाय से लिया गया है। एक अंगुत्तर निकाय, एक दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, जिन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। आगे है अजात शत्रु और वज्जी संघ का क्या रिलेशन है, देखो आप। अजात शत्रु वही बिंबिसार का बेटा जिसने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए उसको सबसे पहला पितृहंता राजा बोला गया। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। कहाँ पे? वज्जी। और वज्जी की राजधानी कौन सी है? वैशाली। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं? तो उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का समान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देंगे। तो बुद्ध ने उनको थोड़ा रास्ता दिखाया। वज्जी महिलाओं के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों और गाँवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। चैत्य जो पूजा स्थल होते हैं ना, चैत्य विहार। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया, और इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और अन्यत्र में क्या लिखा है? अन्यत्र में कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे तो औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं था, एक चीज़ तो ये है। दूसरा, व्यापारियों और शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम करने वाले दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बाकी हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका पार्ट नंबर 2। तो आज के लिए टेक केयर, बाय बाय।